सुबह का समय था। बैंक में भीड़ बढ़ रही थी। बैंक के सारे कर्मचारी अपने अपने काम कर रहे थे। कैशियर के काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी। तभी बैंक में एक बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है। सफेद कुर्ता, सफेद धोती और सर पर पगड़ी पहने वो बूढ़ा आदमी बैंक में आया और इधर उधर देखने लगा। एक कोने में जाकर उसने चेक स्लिप भर दी और उसे लेकर पैसे निकालने की लाइन में खड़ा हो गया। उसके आगे 8-10 लोग खड़े थे। धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही थी। एक एक करके उसके आगे खड़े हुए अपना काम करके चले गए और वो काउंटर पर जाकर खड़ा हो गया। उसके सफेद कपड़े थोड़े मैले हो गए थे। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने चेक और स्लिप को कैशियर के हाथ में दिया। कैशियर ने चेक देखा और उसमें जो अमाउंट भरी हुई थी वो देखकर उस बूढ़े आदमी को गौर से देखने लगा। उसने फिर से चेक को देखा। चेक पर 2 लाख की अमाउंट लिखी हुई थी। कैशियर ने बूढ़े को देखा और फिर से चेक देखा। वो एक बेरर चेक था। जिसके भी हाथ लगता वो उस चेक से बैंक से पैसे निकाल सकता था। कैशियर ने बूढ़े से पूछा, आपका नाम क्या है और आपको ये चेक कहाँ मिला? बूढ़े ने अब कैशियर को देखा और कहा, मेरा नाम जसवंत है। ये चेक मुझे मेरे बेटे ने दिया है। मुझे जल्दी पैसे दे दीजिए, मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। कैशियर ने पूछा, आपके पास आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ है? मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड तो दिखाइए। नहीं, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। मैं बहुत जल्दी में हूं। कृपया मुझे पैसे दे दीजिए, बूढ़े ने कहा। अब तक जसवंत के पीछे खड़े लोग कहने लगे, इसे इतनी देर क्यों लग रही है? और चिल्लाने लगे। जसवंत कह रहा था, रुकिए, ये कैशियर मुझे पैसे नहीं दे रहा है। कैशियर ने कहा, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकता। जसवंत ने पूछा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे बेटे ने तो कहा था कि इस चेक से काम हो जाएगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर आप मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तक बैंक में मौजूद सब लोग बूढ़े जसवंत को देखने लगे थे। पीछे खड़े लोग अब हंगामा करने लगे। कैशियर ने जसवंत से कहा, आप चले जाइए, मैं आज आपको पैसे नहीं दे सकता। बूढ़ा हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। कैशियर बोला, नहीं, जब तक हमें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि यह चेक आपके लिए ही दिया गया है, तब तक मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। बूढ़े ने कहा, मैं आज सुबह ही गांव से आया हूं। मेरी पत्नी अस्पताल में एडमिट है और इलाज के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। कैशियर ने कहा, आप सीधी तरह से मेरी बात मानिए, नहीं तो आपको धक्के मारकर निकालना पड़ेगा। बूढ़े का सबके सामने अपमान हो रहा था। वो शर्मिंदा हो गया और बैंक से बाहर आ गया। बूढ़ा अस्पताल में आया। तभी उसके बेटे का फोन आया। उसके बेटे विक्रांत ने कहा, पापा, आप बैंक से आ गए? आपका काम हो गया ना? अब जल्दी पैसे अस्पताल में भर दीजिए, मैं आ ही रहा हूं। जसवंत ने मायूसी भरी आवाज में कहा, नहीं बेटा, काम नहीं हुआ। तुमने जो चेक दिया था उससे मुझे पैसे नहीं मिले। विक्रांत चौंक गया और उसने पूछा, ऐसे कैसे? वो तो एक बेरर चेक था, उसे तो तुरंत पैसे मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन पता नहीं, वो कैशियर मुझे बहुत सवाल पूछ रहा था। मेरा नाम, ये चेक आपको कहाँ मिला, ऐसे पूछ रहा था। उसने तो मुझसे अपना आधार कार्ड भी मांगा। पर बेटा, मैं जल्दी जल्दी में आधार कार्ड तो गांव ही भूल आया हूं। बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे अपने साथ लाए हुए पैसे इस्तेमाल करने दो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। विक्रांत अपने पिता की बात ध्यान से सुन रहा था। नहीं पिताजी, वो पैसे आपके खेती के काम के लिए रखे हुए हैं। यहाँ आपका बेटा अभी जिंदा है और माँ के इलाज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। आप वहीं रुकिए, मैं 15 मिनट में आता हूँ। 15 मिनट के बाद अस्पताल के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड उतरते हैं और खड़े हो जाते हैं। उनके बाद एक हैंडसम आदमी उतरता है। वो विक्रांत था। बॉडीगार्ड के घेरे में विक्रांत अस्पताल के अंदर आता है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। विक्रांत सीधे डॉक्टर के केबिन में जाता है और उनसे मिलकर कुछ बात करता है। कुछ देर के बाद विक्रांत की मां का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। विक्रांत अपने पिताजी के पास आता है। उसके पिताजी उससे पूछते हैं, पैसे भरे बिना इलाज शुरू हो गया? तब विक्रांत कहता है, हाँ पिताजी, आपके आशीर्वाद से आपके बेटे ने इतना नाम कमा लिया है कि उसके नाम पर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हम 2 दिनों के बाद पैसे भर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा, तुम्हें पता है कि मुझे किसी के पैसे रखना अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे पास लाए हुए पैसे भर देता ना। तुमने बेकार में ही जिद की। मुझे उस बैंक में कितना बेइज्जत किया उन्होंने। सभी लोग मुझे ही देख रहे थे। मुझे तो बात समझ नहीं आ रहा है कि वो मुझसे इतने सवाल क्यों पूछ रहे थे। इसका जवाब तो वो कर्मचारी ही दे सकता है। विक्रांत ने पूछा, एक बताइए पिताजी, जब वो कैशियर आपसे इतने सवाल पूछ रहा था तब वहां कोई मैनेजर नहीं था? जसवंत ने जवाब दिया, नहीं बेटा, वो कैशियर मुझे अपमानित कर रहा था।
पर वहां कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया था। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने विक्रांत से कहा, सर, आपकी मां का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। जसवंत ने डॉक्टर की तरफ देखा और हाथ जोड़े। डॉक्टर ने उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, यह तो मेरा काम है, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद विक्रांत की मां को एक बड़े स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जसवंत और विक्रांत उसके पास ही थे। अगले दिन विक्रांत ने सादे कपड़े पहन लिए, सादी शर्ट और पैंट पहनी, अपने बाल थोड़े से बिखेर दिए और जसवंत से कहा, चलिए आज हमें बैंक में जाना है। जसवंत तैयार हो गए। रोज की तरह आज भी उन्होंने सफेद धोती और कुर्ता पहना, सर पर पगड़ी रखी और दोनों गाड़ी में बैठ गए। विक्रांत ने ड्राइवर को गाड़ी बैंक से थोड़ी दूर खड़ी करने को कहा। बॉडीगार्ड्स भी विक्रांत से दूरी बनाकर चल रहे थे, पर उनका पूरा ध्यान उस पर और उसके पिताजी पर था। सुबह के भीड़ के समय जसवंत और विक्रांत दोनों बैंक में पहुंच गए। विक्रांत ने जसवंत से कहा, आप कल की तरह लाइन में खड़े हो जाइए, मैं यही खड़ा रहकर देखता हूं। जसवंत फिर से लाइन में जाकर खड़े हो गए। उनका नंबर आया और उन्होंने कैशियर को वो चेक थमा दिया। आज भी कैशियर ने उन्हें उसी नजर से देखा जैसे कल देख रहा था। आधार कार्ड लेकर आए हो? उसने पूछा। नहीं, कहकर जसवंत ने अपना सर हिलाया। अरे, तुम्हें कल भी तो कहा था कि हम ऐसे ही बिना जांच किए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दे सकते हैं, जसवंत ने कहा। लेकिन मेरे बेटे ने तो कहा है कि बेरर चेक के लिए किसी जांच की जरूरत नहीं होती। अब कैशियर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें छा गईं। उसने कहा, अरे तुम्हारा बेटा क्या बहुत बड़ा ज्ञानी है या रिजर्व बैंक का गवर्नर है जो तुम मुझे नियम और कायदे सिखा रहे हो? होलिया देखा है अपना, सड़क छाप भिखारी लग रहे हो। ये मैले कपड़े पहनकर बैंक में 2 लाख रुपए लेने आए हो। दूर खड़ा रहकर विक्रांत ये सारा तमाशा देख रहा था। अब बैंक के बाकी कर्मचारी भी कैशियर की बातों में हामी भरने लगे। एक ने कहा, हाँ, पता नहीं कौन है, इसे देखकर तो नहीं लगता कि इसके बेटे के अकाउंट में भी इतने पैसे होंगे। दूसरे ने कहा, अरे बेरर चेक है, कहीं किसी अमीर का चेक गिर गया होगा जो इसे मिल गया और ये आ गया बहती गंगा में हाथ धोने। उन सब के ये ताने सुनकर जसवंत को बहुत बुरा लग रहा था। उसने पलटकर विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत ने उसे इशारे से और बात करने को कहा। जसवंत ने कैशियर के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने आपसे कल भी कहा है कि मैं गांव से यहां अपनी पत्नी का इलाज करवाने आया हूं। मेरे बेटे के खाते में पैसे हैं, इसलिए उसने मुझे ये चेक दिया है। ये बात सुनकर बैंक के कर्मचारी हंसने लगे। बैंक में खड़े बाकी लोग भी जसवंत को ही देख रहे थे। किसी को लग रहा था कि जसवंत सच बोल रहा है, तो कुछ का मानना था कि चेक उसे रास्ते पर ही मिला होगा। अगर तुम्हारे बेटे के खाते में इतने पैसे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं आया पैसे निकलवाने? बूढ़े बाप को क्यों भेज दिया? कैशियर ने पूछा। मेरे बेटे को बहुत काम होता है, वो अपना काम छोड़कर नहीं आ सकता, इसीलिए, जसवंत ने जवाब दिया। काफी देर से विक्रांत ये सब देख रहा था, पर वो बैंक मैनेजर के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। बाहर भीड़ बढ़ने लगी थी। कैशियर अपना काउंटर छोड़कर बाहर आकर बात कर रहा था और बाकी सबको देरी हो रही थी, इसलिए अब बाकी सब ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। कुछ लोग बोल रहे थे, वाइन उस बूढ़े को पैसे दे दो और बात को खत्म करो। तो कुछ कह रहे थे, ऐसे लोगों को बैंक में घुसने ही नहीं देना चाहिए। सबका हल्ला सुनकर आखिरकार बैंक का मैनेजर बाहर आया। उसने कैशियर से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? कैशियर ने कल से जो हो रहा था सब बता दिया। अब मैनेजर ने भी बूढ़े जसवंत को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। जसवंत को लगा कि मैनेजर उसकी बात समझेगा, पर मैनेजर ने कहा, आप जैसे लोगों के लिए यहां किसी को समय नहीं है। आपको देखकर लगता नहीं कि यह चेक आपको किसी ने दिया है। यह चेक आपको जरूर कहीं पड़ा हुआ मिला होगा और बेयरर है, यह देखकर आपके मन में लालच आ गया। जसवंत ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए। मैनेजर ने कहा, आप यहां से चले जाइए, नहीं तो मुझे मजबूरन सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। यह बात सुनकर अब जसवंत को गुस्सा आ गया। कल से वो बैंक में ऐसा अपमान सहन कर रहा था। उसने कहा, अब तो जब तक मुझे पैसे नहीं मिलते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा। यह बात सुनकर कैशियर ने मैनेजर से कहा, सर, ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा, आप सिक्योरिटी को बुला लीजिए। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और सिक्योरिटी गार्ड जसवंत का हाथ पकड़ लेता है। जसवंत गुस्से से उसका हाथ झटक देता है। अब सिक्योरिटी गार्ड गुस्से से जसवंत की पगड़ी उछाल देता है। उस पगड़ी से 5-5 100 के नोटों के 2 बंडल नीचे गिरते हैं। इससे पहले कि पगड़ी जमीन पर गिरे, विक्रांत आगे आकर उसे पकड़ लेता है और अपने पिता के सर पर रख देता है। वो नोटों के बंडल देखकर सब सन्न रह जाते हैं। देखा, इसने तो पहले ही किसी को लूटा है और अब बैंक में आया है
बेयरर चेक लेकर किसी और के अकाउंट को खाली करने। और इस बार तो अपना साथी भी लेकर आया है, कैशियर ने कहा। यह सुनकर विक्रांत ने चुप्पी तोड़ी। इतनी देर से शांत खड़ा रहकर वो सब देख और सुन रहा था, पर अब समय आ गया था कि उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले। विक्रांत ने आगे आकर कहा, आप लोगों में थोड़ी सी भी शर्म और संस्कार नहीं है। एक बुजुर्ग के साथ कैसे बात की जाती है, ये किसी ने सिखाया नहीं है आपको। बेयरर चेक देने के बाद बैंक वालों को बिना किसी जांच के पैसे देने होते हैं। ये एक सामान्य नियम है और आपको पता नहीं है। उसे ऊंची आवाज में बात करते देख मैनेजर बोला, तुम कौन हो हमें ये सब पूछने वाले? तुम जैसे सड़क छाप चोरों से सीखने जितने बुरे दिन नहीं आए हैं हमारे। दफा हो जाओ यहां से, नहीं तो अब पुलिस बुलवानी पड़ेगी। वैसे भी ये 2 बंडल तो चुराए ही तुम दोनों ने। विक्रांत ने कहा, हाँ बुलाओ पुलिस को, लेकिन हमारे लिए नहीं, खुद अपने लिए, क्योंकि अब मैं ही तुम्हारी शिकायत पुलिस में करने वाला हूं। उसकी ये बात सुनकर मैनेजर के चेहरे पर शिकन आ गई। तुम हमें पकड़वाओगे किस जुर्म में? उसने पूछा। रिजर्व बैंक के गवर्नर और उसके पिताजी के साथ बदतमीजी और बैंक के नियमों के अपराध में। विक्रांत की यह बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। आप आप गवर्नर हैं? सच में? कैशियर ने हल्की डरती हुई आवाज में पूछा। विक्रांत का बॉडीगार्ड आगे आया और उसने विक्रांत का सच बताया। हाँ, विक्रांत सच में एक गवर्नर था। अब तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बैंक का मैनेजर और बाकी कर्मचारी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विक्रांत से माफी मांगने लगे। विक्रांत ने उन्हें कहा, ये मेरे पिताजी हैं, गांव में बड़े जमींदार हैं। इनके पास पहले से ही पैसे थे जो इन्होंने अपनी पगड़ी में छुपा कर रखे थे, लेकिन मैंने ही उन्हें कहा था कि मेरे अकाउंट से पैसे निकालें। पर यहां आकर आप सबने उनका इतना अपमान किया। किसी बुजुर्ग के साथ कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? बैंक में आए हुए सभी कस्टमर भी अब विक्रांत की बात को सहमति देने लगे। कुछ देर पहले तक जो जसवंत को सड़क छाप समझ रहे थे, वो अब उसकी तरफदारी कर रहे थे। विक्रांत ने उन्हें बताया, मेरे पिताजी को अचानक गांव से यहां मां को लेकर आना पड़ा। वो ज्यादा कपड़े साथ नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने मैले कपड़े पहने हैं। लेकिन बैंक के कर्मचारी लोगों के कपड़े और पहनावे को देखकर उनकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाते हैं। ये बहुत गलत बात है। विक्रांत ने उन्हें बहुत सुनाया। कहा, अब मैं आप सब पर कार्रवाई करूंगा। मैं गवर्नर हूं, यह पता चलने के बाद आपका व्यवहार बदल गया, नहीं तो आप सब मुझे भी धक्के मारकर बाहर निकाल देते। आप सबकी असलियत जानने के लिए मैं इस भेष में यहां आया था। आप सबकी करतूत सीवीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मुझे आपके खिलाफ ज्यादा सबूत इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है अब। विक्रांत की बात सुनकर अब सबको बहुत पछतावा होने लगा। सबने उससे माफी मांगी, लेकिन विक्रांत कहां किसी की सुनने वाला था। उसने कहा, अब तो आप सबकी नौकरियां गई समझो। सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबकी आंखों से अब पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर जसवंत ने विक्रांत से कहा, माफ कर दो सबको। इन्हें पछतावा हुआ है और पछतावे से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। मेरे कारण अगर इनकी नौकरियां चली गईं, तो सबसे ज्यादा दुख मुझे ही होगा। इन्होंने जो गलती की वो अनजाने में की। विक्रांत को अपने पिता की बात माननी पड़ी और उसने सबको एक शर्त पर माफ कर दिया कि आगे से वो कभी भी बैंक में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, सबको एक ही तराजू में तौलेंगे। और अगर कभी भी उसे ये पता चला कि उस बैंक में कुछ गलत हो रहा है, तो उससे बुरा फिर कोई नहीं होगा। कैशियर अब पैसे निकालकर जसवंत के हाथ में रख देता है और पैर पकड़कर जसवंत से माफी मांगता है। आगे से कभी उस बैंक में अमीर गरीब का भेद नहीं होता और वहां आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए एक समान होता है।